नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में कई वीडियो पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है आधुनिक भारत में संवैधानिक विकास या ईस्ट इंडिया कंपनी का संवैधानिक विकास। इसमें 2 वीडियो इस टॉपिक पर पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। आज आप चार्टर एक्ट देखेंगे। हम चार्टर एक्ट पढ़ाएं या अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। IAS, PCS, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। हमारे इस चैनल पर जो हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे निश्चित ही एक प्रश्न रहते हैं। आइए देखते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का अभिप्राय होता आज्ञा पत्र। जैसे आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने एक 15 वर्षीय चार्टर के माध्यम से आया। समय समय पर चार्टर बढ़ाता जाता रहा और उसी कड़ी में देखें चार्टर एक्ट 1793 के चार्टर एक्ट की प्रमुख बातें थी कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहला बिंदु है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में या गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के द्वारा लिया गया निर्णय रद्द करने का अधिकार कॉर्नवालिस को दे दिया गया। उसके आगे आने वाले अन्य गवर्नर जनरल को भी ऐसा ही अधिकार दिया गया, अर्थात वीटो का अधिकार यहाँ दिखाई पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाने लगा। यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल या कॉर्नवालिस को दिया गया, आने वाले गवर्नर जनरलों को भी दे दिया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाएगा। प्रश्न आपसे बनता है कि किस एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा या दिए जाने का प्रावधान है? तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। आइए और देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। जो 1813 का चार्टर एक्ट है या आज्ञा पत्र है, इसके माध्यम से भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। यहाँ से निश्चित ही एक प्रश्न रहता है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 20 वर्षीय कंपनी के अधिकार को पुनः बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए चार्टर आज्ञा पत्र पुनः रिन्यूअल कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इनके प्रमुख बातों में देखें, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई हुई थी, इनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु 2 बिंदुओं पर इनको अभी भी व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर अन्य व्यापारिक एकाधिकार रद्द कर दिया गया। आइए देखें अगला बिंदु। देखें, कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, या कंपनी अब भारत पर 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करेगा। यह भी इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। आपसे एक बार नहीं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और उनके धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक, आप देखें दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने व धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। और तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत आकर बसने और व्यापार करने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अब देखें इसमें वैसे शिक्षा, चाय चीन और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का अधिकार, यह 3 प्रश्न इससे महत्वपूर्ण बनते हैं। आइए अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट या 1833 का आज्ञा पत्र। जो 1833 का आज्ञा पत्र या चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट पर मैकाले और जेम्स मिल का विशेष प्रभाव पड़ा। प्रश्न उठता, मैकाले कौन है, जेम्स मिल कौन है?
इनके बारे में समय समय पर चर्चा होती रहेगी। मैकाले शिक्षा शास्त्री हैं, इतिहासकार हैं, विधिवेत्ता हैं, और जेम्स मिल भी शिक्षा शास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी हैं। इनके बारे में इस एक्ट पर इन दोनों लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा है। आइए देखें इस एक्ट के प्रमुख महत्वपूर्ण बातें। कंपनी का चीन व चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो यहाँ आपने 1813 के चार्टर एक्ट में देखा था कि सारे व्यापारों को रद्द कर दिए, केवल चाय और चीन के व्यापार को छोड़े हुए थे, और इसी व्यापार को 20 वर्ष बाद चाय चीन के व्यापार को भी रद्द कर दिया गया। अब वहाँ के इंग्लैंड के समस्त व्यापारी या समस्त अंग्रेज भारत में व्यापार करने की उनको अनुमति प्रदान कर दी गई। और देखें जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह भी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन। यहाँ हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। उम्मीद है कि आप उत्तर जरूर देंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अतिरिक्त देखा जाए, गवर्नर जनरल व उसके कार्यकारिणी परिषद को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद है, उस परिषद को भी भारतीयों के ऊपर शासन करने के लिए या भारत के परिपेक्ष में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात जो ये है, जो आपसे पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य का अभिप्राय है कि चौथा सदस्य। अभी तक गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य होते थे, अब यह चौथा सदस्य बना दिया गया जो विधि सदस्य होगा, और प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्रथम विधि सदस्य कौन था 1833 के चार्टर एक्ट में, तो आप देखेंगे कि प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। और अब जो ये विधि सदस्य था, केवल इसे बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मत देने का अधिकार नहीं था। केवल ये जो विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले थे, 1833 के चार्टर एक्ट में इनकी नियुक्ति के संबंध, विधि सदस्य की नियुक्ति के संबंध में बात की गई 33 के चार्टर एक्ट में, और 34 में इंग्लैंड से भारत आए और ये अपना पद ग्रहण किए। इसके आधार इन्हीं के क्या कहते हैं, निगाहबानी में भारतीय दंड संहिता का आधारशिला रखी गई, जो आगे चल के दंड संहिता का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बना। एक प्रश्न फिर यहाँ आपसे बनता है, आधुनिक भारत के इतिहास तो नहीं कहेंगे, भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो भारतीय सदन में या संसद में भाग लेता है किंतु मत देने का अधिकार उसे नहीं है, आप बताएंगे। आइए देखते हैं। इसी एक्ट के अनुसार एक विधि आयोग भी बनाया गया, और इस एक्ट की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस एक्ट की धारा 87 है, इसके अनुसार जाति वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरियों के चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। धारा 87 की, इस एक्ट के धारा 87 के अनुसार जाति धर्म के आधार पर अब सरकारी नौकरियों में निषेध नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में भी ऐसा प्रावधान किया गया है। हम आपसे चाहेंगे कि भारतीय संविधान के जिस धारा में जाति धर्म के आधार पर विभेद न करने का प्रावधान किया गया सरकारी नौकरियों में, वो भी आप उत्तर दें। आए देखें, एक महत्वपूर्ण बात है कि दास व्यवस्था समाप्त करने की आज्ञा दे दी गई। 1833 के चार्टर एक्ट में दास व्यवस्था समाप्त करने का आज्ञा दी गई, जो 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में नियम 5 के तहत दास व्यवस्था निषिद्ध कर दी गई। नियम 1843 का नियम 5 दास व्यवस्था का निरोध या निषेध, यह आपसे कई बार पूछा गया है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अब अंग्रेजों को बिना अनुमति आने बसने व भूमि खरीदने की अनुमति मिल गई। भारत में भूमि खरीदने की अनुमति कब अंग्रेजों को मिली, तो 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार। अब आइए अगला एक्ट देखते हैं, 1853 का एक्ट, चार्टर एक्ट। इसके अनुसार 20 वर्षीय वृद्धि फिर की गई, ये तो चलता ही रहेगा। कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक
संसद ना चाहे उसे अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। ठीक है। तो दूसरा है कि डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्यों का चयन सम्राट करेगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त विधि सदस्य को, जो यहाँ मैकाले था, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की काउंसिल का पूर्ण सदस्य मान लिया गया। और अगला है कि बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट की नियुक्ति की गई। यह भी आपसे पूछा जाता है, बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट की नियुक्ति किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर बंगाल में पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस प्रकार से आपने चार्टर एक्ट के बारे में देखा, 1793 का एक्ट, 1813, 1833 और 1853। तो इससे महत्वपूर्ण बातें आपने देखी और समझी। निश्चित ही इससे एक प्रश्न आएगा, आप इसको देखें। नमस्कार, धन्यवाद।